हेलो स्टूडेंट, इंडिया के सभी फ्यूचर स्टार का मैं डॉक्टर संजय यादव आपके एसवाई सर इटूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके प्यार को देखते हुए मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये सीरीज आपके लिए जरूरी है और ये सीरीज आपको फायदा पहुंचा रही है। इस सीरीज से आप बेनिफिटेड फील कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं और आज एपिसोड 2 आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। इस एपिसोड 2 में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे मैंने हूबहू जेईई एडवांस का क्वेश्चन उठा के आपके सामने बताना चाहूंगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडिफाइड हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेईई एडवांस में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कैसे आपको हैंडल करना है, और जो कंसेप्ट आपने अभी तक सीखा है वो सफिशिएंट है। उसका यूज करके जेईई एडवांस के कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले क्वेश्चन का भी जवाब, 99% क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से मुस्कुरा के दे सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन। और ये है सिंगल चॉइस टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला है ये पूछा गया 2020 में या 19 में ये पूछा गया क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म का सवाल और प्लस IUPAC नेमिंग दोनों का सवाल है। न्यूमैन प्रेडिक्शन फार्मूला फॉर PQRS आर शोन बिलो। 4 कंपाउंड के न्यूमैन प्रेडिक्शन फार्मूला दिए जा चुके, ये 2020 का सवाल है। इसमें से पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें कौन एग्जैक्टली आपस में आइडेंटिकल है? तो कुछ नहीं, आप इसका IUPAC नेम लिख लो। आप इनका स्ट्रक्चर, जिस मेथड से आप न्यूमैन प्रेडिक्शन फार्मूला बताते हैं उसका उल्टा चल करके इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो, इनके नाम लिख लो। यदि नाम सेम हो जाए तो ये स्ट्रक्चर आपस में सेम होंगे। इस स्ट्रक्चर को देख करके पहले ही दिमाग में डर लगता है, अरे यार इसका नाम तो हमने सीखा ही नहीं है। लेकिन ये तो सीखा है ना कि कैसे आप न्यूमैन प्रेडिक्शन फार्मूला बनाते हैं और न्यूमैन प्रेडिक्शन फार्मूला से आप वापस स्ट्रक्चर कैसे रिटर्न आते हैं। तो चलिए हम इसको बताते हैं। इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप बनाने का तरीका बता दो। न्यूमैन प्रेडिक्शन फार्मूला से आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, नाम लिखने, तो कैसे बनाएंगे? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना करके भी बता सकते हैं। आप सबसे पहले फ्रंट एटम को ध्यान से देखिए। इस फ्रंट एटम, ये फ्रंट एटम है, इस पर क्या अटैच है? 2 CH3 और एक इथाइल ग्रुप अटैच है। तो आप सबसे पहले वहां पर लिखिए फ्रंट एटम। फ्रंट एटम आपने लिखा, ये फ्रंट एटम को आपने लिखा, यहां पर एक इथाइल ग्रुप अटैच है तो आपने लिखा CH2 एंड CH3, ये इथाइल ग्रुप आपने लिख दिया। फिर इसी कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक ऊपर की तरफ ये। आप इस मिथाइल के डायरेक्शन की चिंता ना करें, इस मिथाइल को आपने लिख लिया, ये हुआ फ्रंट एटम। फ्रंट एटम से 2 मिथाइल। और हमें पता है कि इस फ्रंट एटम से ये जो सर्कल है, ये बैक एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये सर्कल को आपने बना दिया, ये हुआ आपका बैक एटम। अब बैक एटम पर सर्कल पे क्या जुड़े हैं, ध्यान से देखिएगा। सर्कल पे जुड़ा है एक OH, सर्कल बाउंड्री लाइन से जुड़ा है एक OH, और एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक CH3 और जुड़ा हुआ है। तो यहां आपको जोड़ना है एक CH3 और एक CH3 और एक OH आपको जोड़ना है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसका IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम लिख करके आप आराम से बता सकते हैं इसका नाम, जो क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। IUPAC नाम में चूंकि ये OH फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग इसी किनारे से स्टार्ट करेंगे। ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। कैसे हम कॉम्प्लिकेटेड देखने वाले क्वेश्चन का जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, अगर आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया कि आपको कंसेप्ट आता है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता बेहतरीन रैंक देने से। एडवांस में भी डरना नहीं है। जो डर गया वो क्वेश्चन छोड़ के आएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देख करके वो छोड़ देगा। जो डरना नहीं है, दिमाग लगाना कि कैसे हम इस कॉम्प्लिकेटेड समस्या का सलूशन दें। बिल्कुल। नाम क्या लिखेंगे जी? यहां पर ध्यान से देखिए, 2 पर एक मिथाइल है, 3 पर 2 मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 3। अब पूरा लिखिएगा, डाई मिथाइल। अब यहां पर 5 कार्बन है तो 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, ये इसका नाम। पेंटेन 2 ऑल भी आप लिख सकते हैं, यहां पर पेंटेन 2 ऑल, ये इसका नाम हो गया। 2 3 3 डाई मिथाइल 2 पेंटेन 2 ऑल। या पेंटेन 2 ऑल तो हमने ऑलरेडी यहां पे लिख दिया है।
ये 2 पेंटेनॉल, ये ऑल की पोजीशन ही तो 2 जी, आपने लिख दिया। अब आप आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इसी प्रकार से दूसरे वाले क्वेश्चन का दूसरा जो P लिखा, क्यू का नाम लिखें। क्यू में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा यहां पर, ये इसमें फ्रंट एटम ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसे हम अलग कलर से लिखते हैं, ये कलर, ये फ्रंट एटम। फ्रंट एटम पर देखो, फ्रंट एटम पर जुड़ा हुआ एक ऊपर ये है आइसोप्रोपाइल, ये फ्रंट एटम है, फ्रंट कार्बन एटम। यहां पर एक OH जुड़ा है, यहां पर एक CH3 भी जुड़ा है, और यहां पर एक CH3 और जुड़ा है, बिल्कुल ये फ्रंट एटम। और फ्रंट एटम पर एक हाइड्रोजन भी जुड़ा है CH, और इसी के साथ एक इथाइल भी जुड़ा हुआ है CH2 CH3। और फ्रंट एटम से बैक एटम जुड़ा हुआ है, और बैक एटम पे जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन और एक CH3, तो बैक एटम पर जुड़ा है 2 हाइड्रोजन और एक CH3। लिख दो इसका IUPAC नेम, हो जाएगा नाम कंप्लीट। इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, देखिए ऊपर से नंबरिंग करेंगे, ये 1 एटम, ये 2 एटम, ये 3 एटम, ये 4 एटम, ये 5 एटम। इसका नाम आप लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो इसका नाम आ जाएगा 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 3 पोजीशन पे इथाइल है, तो 3 इथाइल एंड 2 मिथाइल, पेंटेन 2 ऑल, या पेंटेन 2 ऑल, जो भी लिखें, या 2 पेंटेनॉल हो गया। क्यू का नाम आपने दे दिया, ये क्यू का नाम है। नाउ अब आपको देना है आर का नाम। इसी मेथड से आर का नाम देखिए, फ्रंट एटम पे क्या जुड़ा हुआ है देख लीजिए। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये फ्रंट एटम है, फ्रंट एटम से जुड़ा हुआ एक CH3 है, इसी से जुड़ा हुआ एक OH है। फ्रंट एटम से 2 CH3 जुड़े हैं, 2 CH3 एक OH जुड़े हुए हैं, देख लो। और फिर आप बैक एटम बनाएंगे, देखो ये बैक एटम जुड़ा हुआ बेटा। बैक एटम पर क्या अटैच है, बैक एटम पर ये एक हाइड्रोजन अटैच है, और बैक एटम से एक इथाइल अटैच है, दूसरा इथाइल अटैच है। तो याद रखिएगा, तो बैक एटम पर एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल है CH2 CH3, और दूसरा भी इथाइल है CH2 CH3। इसका लिख दीजिए IUPAC नेम, नाम लिखेंगे ये 1 एटम, ये 2 एटम, ये 3 एटम, ये 4 एटम, ये 5 एटम। इसके 2 पोजीशन पे मिथाइल, 3 पोजीशन पे इथाइल है, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल and 2 pentanol। ओके, 3 इथाइल 2 मिथाइल 2 पेंटेनॉल। अच्छा, 3 इथाइल 2 मिथाइल 2 पेंटेनॉल। क्यू और आर का नाम सेम आ रहा है, क्यू और आर का नाम सेम आ रहा है, लेकिन एक बार हम और कंफर्म करेंगे कि क्यू और आर का नाम तो हमें सेम लग रहा है। इसमें चेक करें एक बार। एस में ये फ्रंट एटम है, कुछ मत करें, फ्रंट एटम पे लिखा हुआ CH3, उसके बाद फ्रंट एटम पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, ये फ्रंट एटम पर 2 हाइड्रोजन। फ्रंट एटम से जुड़ा हुआ ये बैक एटम, सर्कल का मतलब होता है बैक एटम। बैक एटम आपने जोड़ा, वहां पर जुड़ा हुआ एक OH, और वहां पर जुड़े हुए 2 इथाइल, नहीं, बैक एटम पर जुड़ा हुआ एक इथाइल, और बैक एटम से ही जुड़ा हुआ है एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है CH, और ये CH3। देख लो, लिख दो इसका IUPAC नेम और बता दो इसका नाम। इसका IUPAC नेम लिखोगे, ये 1 एटम, ये 2 एटम, ये 3 एटम, ये 4 एटम, ये 5 एटम। नाम लिखो। 2 पोजीशन पर मिथाइल है, 3 पोजीशन पे इथाइल है, तो ये हुआ 3 इथाइल एंड 2 मिथाइल। अभी तक तो सेम रहा, यहां पर भी 3 इथाइल 2 मिथाइल है। आगे नाम होगा 2 पेंटेनॉल, नहीं 3 पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, क्योंकि 3 पोजीशन पे OH अटैच है। यहां पर 3 पेंटेनॉल, यहां पर 2 पेंटेनॉल। नाम चेंज हो गया। तो 2 नाम, ये नाम देखो, ये नाम और ये नाम बिल्कुल अलग है, लेकिन Q और R के नाम मैच कर रहे हैं, तो ये Q and R इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में आइसोमेरिज्म, न्यूमैन प्रोडक्शन फार्मूला बनाना, न्यूमैन से नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना, और IUPAC नेम दोनों आपको आना चाहिए। हम आपसे इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, विच एमंग फॉलोइंग रिप्रेजेंट पोजीशन आइसोमर्स। इसमें कौन आपस में पोजीशन आइसोमर्स है? इसमें कौन पोजीशन आइसोमर्स, कौन पोजीशन आइसोमर्स? ध्यान से रखिएगा। एक और सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं, तो Q और S
या R एंड S, ये दोनों RS और QS ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहां पर OH की पोजीशन चेंज हो रही है। यहां OH की पोजीशन 2 है, यहां OH की पोजीशन 3 है, यहां OH की पोजीशन 2 है। तो अगर आपसे कोई पूछे R और S कैसे रिलेशन में है, पोजीशन आइसोमर्स। S और Q किस रिलेशन में है, पोजीशन आइसोमर। R और Q क्या है, दे आर आइडेंटिकल, दे आर सेम। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यही फिगर बना के हम पोजीशन आइसोमर भी आपसे पूछ सकते हैं। जवाब हो जाएगा, दो आंसर होंगे, QS और QR। लेकिन जब पोजीशन यहां पर आइडेंटिकल हो गए, QR। तो ये था क्वेश्चन आपके 2020 का। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, डरना नहीं है। IUPAC नेमिंग और आइसोमेरिज्म को एक साथ टारगेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है इथाइल साइक्लोब्यूटेन का क्लोरीन HNO से रिएक्शन करा रहा 1:1 के रेशियो में, और लिख भी दिया है कि मोनोक्लोरिनेशन करना है, क्योंकि क्लोरीन एक ही कार्बन पे बार बार अटैक कर सकता है, लेकिन आपको एक ही बार अटैक करना। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब होता है कि किसी एक कार्बन पर एक बार अटैक करना। हम सब जानते हैं कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्लोरीन बहुत अनसेलेक्टिव होता है, बहुत जल्दी में होता है। हमने आपको बताया है कि जो मिठाई खाने के शौकीन होते हैं वो दुकान या मिठाई सेलेक्ट नहीं करते, बस मिठाई होना चाहिए उन्हें खा लेते हैं। जो पानी पूरी खाने के शौकीन होते हैं, है ना, वो दुकान सेलेक्ट नहीं करते, कहीं भी सड़क के किनारे खड़े होकर के खा लेते हैं। वही हाल यहां पर भी है कि क्लोरीन जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है, तो वो किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन से रिएक्शन करना चाहता है, बहुत जल्दी में होता है। तो जितने टाइप के हाइड्रोजन्स होते हैं उतने टाइप के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिनिमम बनने की संभावना होती है। अर्थात जब आप इसका क्लोरीनेशन कराएंगे, यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ये Cl फ्री रेडिकल इसके इस कार्बन के हाइड्रोजन से भी रिएक्शन करते हैं। एक मोल के अंदर लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 के आगे 23 जीरो लगा दो, इतना मॉलिक्यूल्स होता है। तो कुछ क्लोरीन यहां अटैक कर सकता है, कुछ क्लोरीन यहां अटैक कर सकता है, कुछ क्लोरीन यहां अटैक कर सकता है, कुछ क्लोरीन यहां कर सकता है, यहां कर सकता है। ये ऊपर वाला कार्बन और नीचे वाला कार्बन आपस में एक ही जैसा है, तो दोनों में से कहीं एक। तो इसके कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि विदाउट स्टीरियो आइसोमर्स या विद स्टीरियो आइसोमर्स। अगर स्पेसिफाई न किया जाए तो हम हमेशा उसके आइसोमर्स को भी काउंट करते हैं। जी अभी हमने जो बताया, जैसे चलिए एक एक करके अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहां पर क्लोरीन को जोड़ते हैं। कहां कहां जोड़ सकते हैं क्लोरीन को, देखो एक बार क्लोरीन को यहां जोड़ सकते हैं। जोड़ो क्लोरीन को, एक बार क्लोरीन यहां जोड़ा, 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 एक बार क्लोरीन यहां जोड़ा। देख लो क्लोरीन यहां जोड़ सकते हैं, ये आइसोमर, क्लोरीन यहां जोड़ सकते हैं, ये आइसोमर, क्लोरीन यहां पर रिएक्शन कर सकता है, ये आइसोमर्स, क्लोरीन यहां भी रिएक्शन कर सकता है, ये आइसोमर्स, क्लोरीन इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है, ये आइसोमर्स, क्लोरीन इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो यही वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ये 4 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट फॉर्म या डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट फॉर्म, तो आंसर 5 होगा। या पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ओनली, तो आंसर 5 होगा। लेकिन इसमें पूछा टोटल नंबर ऑफ फॉर्म, तो अब इसके स्टीरियो आइसोमर, अगर किसी में स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है तो वो भी आप बता देंगे। यहां पर कैसे चेक करिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म चेक करने के 2 तरीके। आप 2 चीज चेक किया करो, पहले उसमें सिस ट्रांस होगा कि नहीं होगा, और सिस ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, ये चेक कर लिया करो। यहां पर चेक करो क्या इसमें सिस ट्रांस होने की कोई संभावना नहीं है, क्या इसमें कोई काइडल कार्बन होने से आरएस की संभावना नहीं है, तो ये जीवन में अकेला बिताएगा, इसका कोई स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक काइडल कार्बन होने की वजह से ये जीवन में 2 रूपों में बिताएगा, या तो इसका आर फॉर्म होगा या तो इसका एस फॉर्म होगा, तो ये 2 रूपों में जीवन बिताएगा।
दुनिया में इसके दो रूप होंगे, एक इसका R और दूसरा इसका S। यहां पर कोई काइरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के भी कोई चांसेस नहीं है, तो इसलिए ये जीवन अकेला बिताएगा। इसमें दो काइरल कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, तो इसके 4 आइसोमर्स बनेंगे। या आप ऐसे कह सकते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो इसका एक सिस रूप होता है जिसमें क्लोरीन और इथाइल सेम दिशा में होंगे, और इसका ट्रांस रूप होता है जिसमें क्लोरीन और इथाइल अक्रॉस दिशा में होंगे, अपोजिट। इसके दोनों ही आइसोमर, इसका सिस भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जब जो भी एक्टिव होता है उसके दो रूप होते हैं, एक उसका खुद का रूप, दूसरा उसका मिरर इमेज। तो याद रखिएगा, इसके सिस भी दो रूपों में पाए जाएंगे। इसका सिस के 2 आइसोमर्स हो जाएंगे, इसके ट्रांस के भी 2 रूप हो जाएंगे। ऐसे यहां पर भी इसके 2 रूप पाए जाएंगे, एक होगा इसका सिस फॉर्म और एक होगा इसका ट्रांस फॉर्म। लेकिन इसके सिस और ट्रांस दोनों ही ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ये इथाइल और क्लोरीन अगर अक्रॉस होंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव। तो जो इनएक्टिव होते हैं उनके 2 रूप नहीं होते, वो अकेला ही होते हैं। इसका एक रूप होगा, इसका एक रूप होगा। अब आपसे कोई पूछे इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो 1, 2 और 2 4, तो 6, 1 7, 9, 1 10। आंसर शुड बी 10। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो आंसर शुड बी 5। लिख लेना। इसी क्वेश्चन को घुमा के वापस पूछे, ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो याद रखिएगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैं लिख देता हूं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके दोनों रूप ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इसके दोनों रूप ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव पहले लिख चुके हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव पूछे जाए तो 2 इसके, 2 इसके, और याद रखिएगा 2 इसके। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव इसमें होंगे 6। लिख लेना इसे आप रफ पेपर पे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल, आंसर 6। कोई आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ काइरल मोनो प्रोडक्ट, काइरल मतलब होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल ऑप्टिकली एक्टिव आर नोन एज काइरल, तो याद रखेंगे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, याद रखिएगा, और काइरल भी 6 होंगे। इनएक्टिव कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव या एक काइरल पूछा जाए तो जवाब होगा 4। आपसे सवाल पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट, रिजॉल्वेबल मतलब पूछा जाए तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो रिजॉल्वेबल होते हैं, आंसर होगा 6। नॉन रिजॉल्वेबल पूछा जाए तो आंसर होगा 4। आप जो मैं बोल रहा हूं इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि इसके टोटल, इसका मोनोक्लोरिनेशन करने पर कितने पेयर इनेंशियोमर की संभावना है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इनेंशियोमर्स कैन फॉर्म, तो याद रखिएगा एक पेयर इनेंशियोमर्स इसका बन सकता है, ये एक पेयर यहां पर, एक पेयर इसके सिस का और एक पेयर इसके ट्रांस का, 3 आंसर होगा। 3 पेयर इनेंशियोमर्स बन सकते हैं इसमें। कितने पेयर रेसमिक मिक्सचर, कितने रेसमिक मिक्सचर की संभावना है, तो याद रखिएगा इसके 3 रेसमिक मिक्सचर की संभावना है, एक इन दोनों के मिलने से, एक इसके दोनों के मिलने से, एक इसके रेसमिक मिक्सचर की भी संभावना 3 है। ये जो मैंने शब्द बोले हैं इसे आप अपने रफ पेपर पे नोट कर लीजिएगा और ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए, इसमें कोई भी काइरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में कोई काइरल कार्बन एटम लिख करके पूछ ले। ऐसे क्वेश्चन एक का प्रैक्टिस कर लेना, इसके आंसर एक बार आप कंफर्म कर लेना। जैसे ये जो पूछा जाए मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, यहां पर मैंने लिख दिया यहां पर मिथाइल, इसमें सब कुछ टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, इसका मोनोक्लोरिनेशन करा दे Cl2H न्यू, है ना, 1:1 के रेशियो में, या यहाँ पर कोई काइरल कार्बन क्रिएट कर दे जैसे लिख दिया Cl, या काइरल कार्बन की ज्योमेट्री फिक्स कर दे जैसे यहाँ लिख दिया Cl, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे, इनएक्टिव बनेंगे, मीजो कितने बनेंगे, इनेंशियोमर पेयर कितना बनेगा, इन सब की प्रैक्टिस इसमें कर लेना। यहाँ से इंटीजर में एक सवाल आने के चांसेस हैं, याद रखना Cl2
HNU। अगर मैं इन सब की प्रैक्टिस करता रहा तो समय लंबा हो जाएगा, अगले लेक्चर में आप कहेंगे तो मैं इसका जवाब अगले एपिसोड में दे दूंगा। एक बार आप इस पर प्रैक्टिस करना। चलिए ठीक है, अब पैराग्राफ के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं हम ये देखेंगे। पैराग्राफ के क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका, पैराग्राफ के क्वेश्चन को हैंडल करने, पैराग्राफ के क्वेश्चन हो सकता है एक पैराग्राफ देख के 2-3 सवाल दे, अगर आपने वो पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया तो एक बार में 2-3 सवाल सही कर सकते हैं। पैराग्राफ देख करके हम अक्सर डर जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पैराग्राफ देख करके हम डरते कैसे। इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द कंपाउंड J इज एन इंटरमीडिएट। कंपाउंड J बीच में बना हुआ एक कंपाउंड है, ये J है ना। J के बारे में लिखा है कि इसमें 9 कार्बन 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। गिव इफरविसेंस ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर इफरविसेंस देता है और ये पॉजिटिव बेयर टेस्ट देता है। देखो अब ये 2 ऑक्सीजन यहां पर है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इफरविसेंस देता है, तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड होने की पॉसिबिलिटी है। इस कंपाउंड में पॉसिबिलिटी है, एक अंदाजा लगाना क्या क्या हो सकता है कि एसिडिक ग्रुप कोई होगा। बाइकार्बोनेट के साथ इफरविसेंस देने का मतलब है कि यहां पर ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट अबाउट प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप, और जिसका एसिडिक करेक्टर हो, जिस एसिड का एसिडिक करेक्टर बाइकार्बोनेट से ज्यादा हो, लाइक जैसे कार्बोक्सिलिक वगैरह या सल्फोनिक वगैरह, इन सब के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। ओके, और बेयर टेस्ट कौन कंपाउंड देता है? अच्छा 1% या एल्कलाइन एंड कोल्ड के एमिनोफोर को बेयर रिएजेंट कहा जाता है, और उसमें अगर हम डबल बॉन्ड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो विसिनल डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। बेयर टेस्ट वो कंपाउंड देता है जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। तो इट इंडिकेट अबाउट प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन कंपाउंड। ठीक है, अब हम यहां पर इसमें लिखा हुआ है C9H4O2। अब C9H4O2 के बारे में एक चीज हम और पहले से पता कर लेते हैं कि C9H8O2 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर हम निकालेंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, आपको निकालना आता है। इसका DU अब निकालना, इसका फार्मूला आपको आता है। अगर आप इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो आएगा 6। आप निकाल लेना, क्योंकि ये 11th में बच्चों को भी बताया जाता है, 12th में भी बताया जाता है, इसके फार्मूले होते हैं, वो आपको आता है। अब यहाँ पर हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे समय नहीं देंगे, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमें पता चला कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है, पहली बात C9J कंपाउंड के बारे में कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 6 है। अच्छा, दूसरी बात पता चला इसमें पाई बॉन्ड पाया जा सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाए जाने की संभावना है। और तीसरी बात पता है कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पाए जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ सल्फर वगैरह नहीं है, हाइड्रोजन वगैरह नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है, तो अंदाजा लग रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब हम इन रिएक्शन के माध्यम से बाकी और कैसे पता करते हैं, चलिए ध्यान से देखिए। ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन H के जो ऑप्शन लिखे गए हैं, ये H जहां से स्टार्ट हो रहा है, H2PDBaSO4 लिंडलार कैटलिस्ट जिसको कहते हैं, ये कंपाउंड को पार्शियली रिड्यूस करता है, इसके बारे में अंदाजा होगा आपको। ओके, अच्छा, ये यहां पर देखिएगा बेंजीन बना हुआ, ऑप्शन ए में बेंजीन बना है, फिर बेंजीन बी में भी है, सी में भी बेंजीन बना हुआ है, डी में नन ऑफ दीज लिख दिया, ये मामला गड़बड़ हो गया। अगर यहां भी बेंजीन बना होता तो हम अंदाज लगा लेते कि ये H में बेंजीन तो होगा ही होगा, 100% होगा, और I में भी बेंजीन होगा और बेंजीन, ये अंदाजा लग जाता। तो थोड़ा सा हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर Q को देखें। अगर यहां पर कंपाउंड ये, इसके बाद देखिएगा H के बाद I को ध्यान से देखिए, I के अंदर लिखा है I, कंपाउंड I में बेंजीन सब में बना रखा, मतलब I अगर होगा तो या तो बेंजल्डिहाइड होगा, या तो बेंजाइल अल्कोहल होगा, या तो ये एसिटोफिनोन होगा, या तो ये होगा।
इनमें से किसी एक के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है जी आई के। तो आई में बेंजीन रिंग तो है, ये पता चल गया हमें, अर्थात यहां पर ए बी सी में से कोई हो सकता। ध्यान से देखिए, ये बहुत ध्यान, ये आई। फिर आई का रिएक्शन करा रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसीटेट से, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसीटेट के साथ। एनहाइड्राइड का रिएक्शन एसिड के सॉल्ट के साथ अगर हम कराते हैं एल्डिहाइड का, तो ध्यान से देखिएगा वहां पर होता क्या, उस रिएक्शन को आप कौन सा रिएक्शन, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन में इसके बारे में आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पढ़ रखा होगा। ओके, अब यहां पर ये तीनों रख करके भी आप कर सकते हैं, दो ऑप्शंस हैं। ये H के स्थान पे आप क्या करिएगा, ये जो H के स्थान पे एक बार बेंजोइल क्लोराइड लें, एक बार B लें, एक बार C लें, एक बार मतलब इन तीनों को लेकर के भी आप यहां पर काम कर सकते हैं कि अगर हमने यहां पर H के स्थान पे बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, PHCOCl ले लिया ये, और H2PdBSO4 से रिएक्शन कराया, तो हम सब जानते हैं कि ये बेंजोइल क्लोराइड बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड। आई बेंजल्डिहाइड के होने के चांसेस हैं अगर H बेंजोइल क्लोराइड है तो, और बेंजल्डिहाइड का एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट से रिएक्शन कराते हैं, सॉल्ट ऑफ एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये रिएक्शन कहलाता पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन या पर्किन रिएक्शन, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये नाम आपको पता होगा, है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से कराएं सॉल्ट ऑफ एसिड की प्रेजेंस में, तो बनता क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, PHCH डबल बॉन्ड CH COOH, ये जे इसके बनने की संभावना है। अगर ये एल्डिहाइड है तो ये इसके बनने की संभावना है, इसका नाम होता है सिनामिक एसिड। अब एक बार जे के बारे में थोड़ा सा यहां पर एनालिसिस कर लें कि ये जो लिखा गया है, क्या ये बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा, क्योंकि यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्या ये बेयर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा? बेयर टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर हम पता कर लें तो बेंजीन रिंग का DU, ध्यान से देखिएगा, 4 होता है, ये 5वां डबल बॉन्ड। भाई DU निकालने का एक फार्मूला ये भी होता है कि DU इज इक्वल टू होता है रिंग प्लस पाई बॉन्ड। एक रिंग है और पाई बॉन्ड की संख्या 3 पाई बॉन्ड बेंजीन में, चौथा ये, 5वां ये, 5 पाई बॉन्ड। इसका DU भी मैच कर गया, 6 आ गया, इसका DU भी 6 आ रहा, अर्थात ये जे के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, जे के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा। अब हम पीछे और एक बार इसको मान के चलते हैं हम लोग कि इसके स्थान पे ये PHCONS2 को मान के चलते हैं, तो PHCONS2 को रिड्यूस नहीं कर पाता जो है लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। और यहां पर अगर इसको मान के चलते हैं PHCH डबल बॉन्ड NH, तो यहां पर ये एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रिड्यूस एमाइड अगर रिड्यूस होता है तो एमाइन में कन्वर्ट होता है। एमाइड का रिडक्शन होता है तो एमाइन बनता है, वहां नाइट्रोजन आते हैं, इसका रिडक्शन होता है तो वहां नाइट्रोजन रहेगा। जहां पर कार्बन से नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होता है तो ऑक्सीजन भागता है, नाइट्रोजन रह जाता है, तो ये एमाइड में रिड्यूस होता है और ये भी एमाइड में रिड्यूस होता है, एमाइन में रिड्यूस होता है, ये भी एमाइन में रिड्यूस होता है, अर्थात ये H के पाए जाने की संभावना A है। अब H का पता चल गया हमें, याद रखिएगा, ये H हुआ, तो भैया जब H पता चल गया तो हमें I भी पता चल गया। I क्या होगा? बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, ये I होगा, I की जगह A होने के चांसेस है। नेक्स्ट, अब इसके बारे में और हमें पता करना है, ये तो पता चल गया। अब अगर हम सिनामिक एसिड का H2PD पैलेडियम चारकोल से रिएक्शन कराते हैं, तो जो H2PD ये क्या करेगा, आप मुझे बताइए, किसको रिड्यूस करेगा? H2PDC बेंजीन के पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सिनामिक एसिड का, ये इसको रिड्यूस करेगा। तो आपने पता कर लिया। अब मैं यहाँ मिटा देता हूँ थोड़ा सा रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। हमने यहाँ पर सिनामिक एसिड मान के आगे अब हमें बढ़ना। सिनामिक एसिड पर H2PD का रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा PHCH2CH2COOH। फिर इसका रिएक्शन SOCl2 से अगर हम कराते हैं तो SOCl2 से रिएक्शन कराने पर ये OH के स्थान पे Cl आ जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा, ये याद रखिए,
इस मॉलिक्यूल। अब इसका रिएक्शन वापस एनहाइड्रस AlCl3 से कराते हैं तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिड हैलाइड का रिडक्शन। इसे शायद एक नाम देते हैं, इसे रोजन-मुंड रिडक्शन कहते हैं। ये आपको कहाँ एल्डिहाइड और कीटोन NCERT के एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में मिलेगा। एल्डिहाइड कीटोन बनाने का तरीका होता है और ये परकिन कंडेंसेशन कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन है। नेम रिएक्शन में आप पढ़ते हैं H2PDC डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, SOCl2OH की जगह पर Cl आता है। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करेगा। अगर किसी कंपाउंड के अंदर एसिड हैलाइड और बेंजीन दोनों ग्रुप है तो वह इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पर क्या बनेगा, याद रखिएगा, यहाँ पर AlCl3 का अगर आपने प्रयोग किया तो ये AlCl3 Cl को निकालेगा। इस केटायन पर इस बेंजीन का ऑर्थो कार्बन अटैक करेगा। 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग यहाँ पर बन जाएगा और 5 मेंबर की रिंग ऐसी बनेगी। कैसे, ये कार्बन अगर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, याद रखिएगा इससे 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ये बनने के चांसेस हैं, ये J है तो ये K के इसके होने के चांसेस है, ये K होगा K। अच्छा, अब K के बारे में और K का रिएक्शन फिर हम आगे बढ़े। चलिए पहले एक बार K के बारे में पूछ ले। K के बारे में, हाँ K क्या हो सकता है, देख लीजिए, ये बिल्कुल K इसके होने के चांसेस। अब हम बात करें आगे, नेक्स्ट K हो चुका है। अब इसका रिएक्शन मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ करा रहा है बेटा। तो अगर हम मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो आपने पढ़ा है कि कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम कराते हैं पर एसिड के साथ तो ये इनके बीच के बॉन्ड को पर एसिड ब्रेक कर देता है और बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है RCOOR में। ये R की जगह पर हाइड्रोजन भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। और इसमें ऑक्सीडेशन की जो टेंडेंसी होती है, हाइड्रोजन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, फिर 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर बेंजीन की, फिर 1 डिग्री की, फिर मिथाइल की। तो उस बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन द्वारा आप क्या करेंगे, ये बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन द्वारा ये बेंजीन और इसके बीच का ये बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा एक 6 मेंबर का साइक्लिक एस्टर। ये इस रिएक्शन को कहेंगे बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये सारे नेम रिएक्शन, परकिन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, अगर आपको नहीं आता तो हमारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए एक नेम रिएक्शन की सीरीज मैंने बनाई है जिसमें 15-16 नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। अगर किसी को डाउट है तो वो वहां से पढ़ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बनेगा 6 मेंबर का साइक्लिक एस्टर, बिल्कुल ऐसे। हो गया। अब इसका रिएक्शन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका रिएक्शन अगर हम कराएं ब्रोमीन और AlBr3 के साथ तो याद रखिएगा ब्रोमीन और AlBr3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से Br+ और Br- ये 2 स्पीसीज बनेंगे जिसमें Br+ इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एरोमेटिक कंपाउंड का। अब ये Br+ इस बेंजीन पर अटैक करेगा और कहां अटैक करेगा, इसके अटैक करने के चांसेस क्या है, याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इस बेंजीन पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये जो ग्रुप है ये प्लसियम का काम करेगा और ऊपर जो CH2 है ये +H का काम करेगा। तो अगर बेंजीन पे 2 ग्रुप लगे हो तो जो प्लसियम एक +H ग्रुप लगा हो तो जो +M ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देगा और इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार इस Br+ को इसके ऑर्थो और पैरा पर अटैक करना चाहिए। या ये ऑर्थो ब्लॉक है, ये ऑर्थो पे थोड़ी क्राउडिंग हो सकती है तो ये ज्यादातर इस Br का अटैक यहां पर होगा। तो Br यहां पर अटैक करेगा और जो L के बनने के चांसेस हैं वो ये बन जाएंगे L। ये होगा L, ये ऑक्सीजन यहां पर मैं इसको ये L, यहां पर ऑक्सीजन यहां लगा दो।
अब ये L बन गया है बेटा, इस L का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दो और वाटर के साथ। तो अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, पहले L देख लो, L तो नहीं पूछ रहा है यहां पर, I पूछा, K पूछा, M पूछा है, L नहीं पूछा है। अब हमें डायरेक्ट यहां पर ये K पूछा है, L पूछा है, अब आपको हमें M बताना। इसमें M क्या हो सकता है, याद रखिएगा, M डायरेक्ट, L तो दिया ही नहीं, M क्या हो सकता है यहां पर, M। अब M क्या होगा, इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे। तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कौन सा रिएक्शन करता है, आप सब जानते हैं, ये इस एस्टर को यहां से क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और एस्टर को जैसे रिड्यूस करेगा, यहां पर OH आ जाएगा, यहां पर OH आ जाएगा और बन जाएगा ये कंपाउंड। यहां पर बिल्कुल यहां पर Br होगा और Br के 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे 3 CH2 होंगे, 1 CH2, 2 CH2 और 3 CH2, और यहां पर एक OH ग्रुप। ये IUPAC नाम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4 पोजीशन, ये 5 पोजीशन, ये 6 पोजीशन। 4 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल फिनॉल, 4 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल फिनॉल, ये M होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब आप चेक करें क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर M के क्या होने के चांसेस, ये फिनॉल तो है, फिनॉल का ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। हाँ, ये 4 पर ब्रोमो है और 2 पर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, तो 4 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल फिनॉल, ये तो है M। ये क्या हो सकता है, यहाँ पर फिनॉल बना ही नहीं, ये तो गलत हो सकता है। यहाँ भी फिनॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए ये गलत है, तो इसका आंसर होना चाहिए A। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, पैराग्राफ के क्वेश्चन। आप पैराग्राफ के क्वेश्चन अगर कभी ऐसा देखिएगा आप कि जिसमें आपको पता न चले, जैसे इसमें स्टार्टिंग का और आखिरी का कहीं भी कुछ नहीं लिखा, स्टार्टिंग वाला रिएक्टेंट और आखिरी वाला रिएक्टेंट और बीच वाला रिएक्टेंट किसी के बारे में अगर लिखा होता तो ये रिएक्शन थोड़ा और आसान होता। लेकिन इस रिएक्शन को डराने के लिए बीच में कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर क्लू दे दिया आपको इस जे को पता करने का। अब जे कंफर्म पता भी नहीं हुआ, हमने पता कैसे किया, ऑप्शन को मिला करके कि चारों ऑप्शन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, किसके बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहले क्लू के हिसाब से हम अंदाज लगाएंगे, फिर ऑप्शन के हिसाब से कंफर्म कर लेंगे। ये पैराग्राफ के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। बच्चों प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो और याद रखो कंसेप्ट आपको आता है, आप डरो मत, ध्यान से सोचो, आपको कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा क्वेश्चन को सही करने का। अपने ऊपर विश्वास रखो, कोई भी युद्ध आप जीत सकते हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अपना अपनी फैमिली का ध्यान दें।